इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और सबसे मेन यहाँ पे ये पॉइंट्स है कि आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप यहाँ पे नंबर है 7505890761। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ आप खुद भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। सो स्क्रीन पर बढ़ते हैं और स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि बच्चों के विकास की दिशा प्रत्येक बच्चा होती है। और देखो बच्चों के विकास की दिशा में प्रत्येक जो बच्चा है उसकी दिशा होती है और किस तरह की होती है ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक यहाँ पे क्वेश्चंस है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस है और स्पेशली बनता है। सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि प्रत्येक बच्चे की विकास की दिशा कैसी होती है। बताओ, क्या एक जैसी अपनी गति से विकसित होता है या फिर अलग अलग अपनी गति से विकसित होता है, या फिर एक जैसी समान रूप से विकसित होता है, या फिर अलग अलग रूप से विकसित होता है। ओके, सो बेस्ट यहाँ पे हमारा आंसर्स क्या होगा जो राइट होना चाहिए। पहले हम विकास की बात करते हैं। विकास जो कि माँ की गर्भ से पहले दिन से, जब बच्चा माँ की गर्भ में ठहरता है तभी से बच्चे में विकास होना स्टार्ट हो जाता है और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। और बात करें जब तक यहाँ पर उसकी डेथ नहीं हो जाती, जी हाँ, यानी कि गर्भावस्था से शुरू होता है। विकास की डेफिनेशन क्या होती है, गर्भावस्था से शुरू होता है और जब तक आपकी सांसें चलती है, ओके, तब तक यहाँ पे जीवन मृत्यु यानी कि मृत्यु तक चलता है आपका जो विकास होता है फाइनली। और विकास सभी अवस्थाओं में एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे शिशु में बहुत फास्ट होता है, यहीं पे बाल्यावस्था में थोड़ा धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, फिर प्रौढ़ावस्था में कम हो जाता है, वृद्धावस्था में धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको पता है, चाहे इंडिया का बच्चा है, चाहे जापान का है, यूएसए का, कहीं का भी रहने वाला है, सब बच्चे अलग अलग डिफरेंट होते हैं। ओके, क्या होते हैं, डिफरेंट। तो एक जैसी अपनी गति से आगे थोड़ा ही बढ़ते हैं। ये थोड़ा है कि यहाँ पे जितने भी संसार में बच्चे हैं सब एक ही दिन पैदा होते हैं और एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही जैसी उनके अंदर सोच होती है, क्षमताएं होती है, एक ही जो है फैमिली से बिलोंग होते हैं। सो बिल्कुल नहीं पॉसिबल। ओके, तो ये चीज़ गलत है। एक जैसी समान रूप से विकसित होते हैं, नो, अलग अलग रूप से विकसित होते हैं तो सही है, लेकिन अलग अलग अपनी गति से विकसित होता है। सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अलग अलग, कोई बच्चा गरीब परिवार का है तो कोई बच्चा अमीर परिवार का है, कोई बच्चा बहुत मीडियम है तो कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ओके, और जिस इन्वायरमेंट में बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, तो बच्चे को अगर भैया उनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति बेस्ट है, बेटर है, तो बच्चे को बढ़िया माहौल प्रोवाइड कराएंगे। और अगर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, ओके, बहुत वीक है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, यानी कि बहुत पुअर है, तो उसी हिसाब से वो उनको भी इन्वायरमेंट देंगे बच्चों को। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग यहाँ पे विकास की दर होती है, सीमा होती है। सेकेंड है, विकास का समीप दूरामुखी सिद्धांत किससे संबंधित है। अगर देखो हम समीप दूरामुखी सिद्धांत की बात करते हैं, किसकी, समीप दूरामुखी सिद्धांत। तो समीप दूरामुखी सिद्धांत हम उसे कहते हैं समीप, यानी कि पहले हमारी जो ये पूरी बॉडी है, जो हमारा शारीरिक विकास है, हमारी बॉडी में पहले जो हमारे समीप के पास के जो, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर भी से कह सकते हैं, पहले पास के जो अंग है उनका यहाँ पे डेवलप होगा और बाद में दूरामुखी। तो समीप दूरामुखी, पहले समीप के, ओके, जैसे ये हैंड है, हाथ है, तो इन उंगलियों को तो भैया विकास बाद में हुआ, पहले तो इस बाह का हुआ, पहले इस बाह का विकास हुआ, फिर बाद में हुआ इन उंगलियों का, फिंगर्स का। ओके, तो यही जैसा कहते हैं कि पहले सिर का विकास हुआ, पहले सिर का डेवलपमेंट फेस ये पूरा, फिर तभी तो यहाँ से गर्दन का धर और यहाँ पे पेट वगैरह और पीठ, यहाँ पे कमर और फिर नीचे लेग्स, आपके फुट, पैर, इनका डेवलप होता है। आप ये नहीं कह सकते कि पहले पैरों का डेवलप होगा और सिर का बाद में होगा, नो, पहले हमारे समीप के जो अंग है उनका पहले यहाँ पे डेवलप होगा और दूरामुखी जो दूर के हैं उनका बाद में होगा। यानी पहले जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर चलता है। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखें। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, क्या ये शारीरिक विकास, मैंने कहा ना समीप दूरामुखी, ये किससे रिलेटेड है, हमारे फिजिकल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, इनसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्या होगा, शारीरिक विकास। समीप दूरामुखी विकास का समीप दूरामुखी सिद्धांत आपका संबंधित है शारीरिक विकास से। ओके, ठीक है ना। चलिए, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे नेक्स्ट है स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन। किशोरों के सामाजिकरण के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीय संस्थाएं हैं? कौन सी है द्वितीय यानी कि सेकंड संस्थाएं हैं? कौन सी है सेकंड संस्थाएं द्वितीय? देखो एक होती है यहाँ पे प्रथम संस्थाएं। कौन सी होती है? एक प्रथम होती है, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें बच्चा जो है, ओके, बच्चे का पहली जो सामाजिक संस्थाएं होती है उसका परिवार होता है। क्या होता है? बहुत करीब उसका परिवार होता है। परिवार में भी उसकी करीब की जो मम्मा है, माँ होती है। समझ आई ना बात? क्योंकि आप खुद ही बताइए कि भैया जब बच्चे का जन्म होगा, तो बच्चे का जब जन्म होगा उसके बाद में कितनी सारी जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, कितने सारे कार्य होते हैं एक छोटे से नन्हे से बालक के, ठीक है ना। तो बताओ आप उन्हें स्कूल में भेजोगे या समाज को सौंप दोगे? आप करो इसका सारा कार्य, या फिर आप विद्यालय में छोड़ के आओगे इतने छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे को कि लो आप संभालो उसको? तो बताओ कौन करेगा? नहीं ना। अरे भैया जिसका बच्चा है यहाँ पे वही तो देखेगा, वही तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और वही तो उसका पूरा वर्क करेगा। ओके, समझ रहे हैं ना आप? तो इसलिए पहले जो बच्चे की सामाजिकरण की बात करते हैं तो पहली संस्था है बच्चे की परिवार, लेकिन यहाँ पे हमसे सेकंड संस्थाएं पूछा है। अब देखो बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का, 3, 4, 5 साल का हो गया। ओके, अब यहाँ पे 5 साल का जब बच्चा हो गया तो पहली यहाँ पे जो है क्लास में, फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन भी करा दिया। तो अब यहाँ पर जो है बच्चा मीडिया, बुक्स और धर्म, इन चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। अपनी फैमिली से वो अट्रैक्टिव होता है स्टार्टिंग के 5 साल तक। देखो अपनी फैमिली से तो पूरी उम्र ही जो है बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, बड़ा हो जाए कितना भी, ओके। लेकिन फिर वो बाद में अपने दोस्तों से, अपने विद्यालय से, अपने फ्रेंड्स लोगों से, अपने समाज से, अपने धर्म से, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ जाता है। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पे सेकंड जो संस्था है वो मीडिया है और किताबें हैं और धर्म है। यानी कि फिर बच्चा धीरे धीरे अपने परिवार से थोड़ा, यानी कि जो है जितना अब रोल परिवार का था थोड़ा कम करके बच्चा सारी चीज़ें धीरे धीरे समझने लगा है। तो मीडिया से जुड़ने लगा, धर्म, समाज, आसपास के जो है आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलने लगा। ठीक है ना? सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो स्क्रीन पर नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जीन पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? संतुलीकरण है, परिपक्वता है, स्कीमा है, या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र? देखो यहाँ पे जीन पियाजे की बात की गई। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, चौथी अवस्था औपचारिक या फिर अनौपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। ये क्या है? जीन पियाजे की यहाँ पर है और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अब जीन पियाजे ने यहाँ पे इन 4 शब्दों में से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जीन पियाजे का है ये बताना है। अगर हम बात करते हैं संतुलित तो जीन पियाजे की बात नहीं करते हैं, परिपक्वता की बात भी नहीं करते, मैच्योर, ओके। समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसकी बात करते हैं कौन? वाइगोत्स्की। कौन करते हैं इसकी बात? वाइगोत्स्की जो है करते हैं। लेकिन इसकी माँ कभी कभी आपने भूले बिसरे कभी कभी किताब पढ़ी होगी, उठाई होगी, थ्योरी वगैरह कुछ पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो इसकी माँ एक शब्द सुना होगा जो कि जीन पियाजे से जुड़ा हुआ है, ओके। तो हाँ, यही जो शब्द है, इसी शब्द का इस्तेमाल किया है जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और ये किस पर जो है जोर देते हैं कि बच्चा खुद खोजबीन के माध्यम से सीखता है, स्वयं बच्चा। अब स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा किसे कहते हैं? देखो जैसे आपके पास में क्या होता है, एक लैपटॉप होता है या फिर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का जो माइंड है पूरा वो क्या है भैया? CPU है। क्या होता है? अगर CPU ना हो तो कंप्यूटर कुछ नहीं है। अब ऐसे जैसे हमारा फ़ोन है तो फ़ोन का पूरा माइंड क्या है? हमारे नेटवर्क है। अगर इसमें हम नेट पैक ही नहीं कराते तो क्या बताओ, वो डिब्बा है, कुछ काम का नहीं है, ओके। कुछ भी नहीं होगा, ना फ़ोन कॉल्स होगी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसी तरह से अगर मानो हमारा पूरा शरीर है और हमारे शरीर में हमारा दिमाग ही नहीं, मस्तिष्क ही नहीं है, उसे निकाल दो और बस जैसे ये धड़ है पूरी, तो क्या फ़ायदा इसका? कुछ भी नहीं है, खाक मिट्टी है और क्या है? कुछ भी नहीं। जब भैया हमारे अंदर मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क में फोल्डर होंगे। अब देखो जैसे हम लैपटॉप में कंप्यूटर्स में फोल्डर बनाते हैं कि ये मेरा फोल्डर है, यहाँ पे ये मेरा EVS नोट्स का फोल्डर है, ये मेरा यहाँ पे CDP नोट्स का फोल्डर है, और भैया ये मेरा इंग्लिश नोट्स का फोल्डर है, ये मेरा मैथ्स नोट्स का फोल्डर है। अलग अलग फोल्डर आपने बनाए हुए अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग
नॉलेज के बेसिस से। ऐसे ही आपने अपने दिमाग में भी तो अलग अलग फोल्डर बनाए हुए हैं कि जब आप यहाँ पे CDP पढ़ते हैं तो CDP की सारी संरचनाएं, सारी नॉलेज आपके इस फोल्डर में कनेक्टेड हो जाती है कि हाँ CDP मैंने ये पढ़ा हुआ है। पूर्व ज्ञान से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी फिक्स होती है उसमें। और जैसे आपने EVS उठाया तो EVS की जितनी भी यहाँ पे क्षमताएँ आपने अपने माइंड में भरी हुई है वो सारी चीज़ें कनेक्टेड हो जाती है उससे। तो यही क्या है, स्कीमा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, ये मैंने आपको समझा भी दिया है। अब स्क्रीन पर देखो 5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है। कौन सा इसमें सही है ये बताना है। संवेदी चालक अवस्था, क्या ये संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल आ जाते हैं संवेदी में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क आ जाते हैं, कि फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क का मूर्त समस्या पर प्रयोग होने लगता है, कि फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत जीववादी सोच पैदा होती है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे जीन पियाजे से रिलेटेड है। और मैंने कहा ना जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई है, जिसमें कि संवेदी जो गामक अवस्था है जीन पियाजे की वो 0 से 2 साल तक की है। कहाँ की 0 से, तो ये पहली है इनकी संवेदी चालक अवस्था। अगर हम फर्स्ट इसकी बात करते हैं संवेदी चालक अवस्था, इसमें कह रहे हैं इसके आगे लिखा हुआ है कि संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 साल की जो होती है कि इसमें बच्चा संरक्षण और क्रमबद्धता के कौशल, संरक्षण ओके और क्रमबद्धता के कौशल सीख जाता है। तो बताओ कि 0 से 2 साल का बच्चा क्या क्रमबद्धता और संरक्षण क्या होता है, क्या इन चीज़ों को सीख जाता है? बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं। संरक्षण और क्रमबद्धता का जो कौशल उत्पन्न होता है बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उत्पन्न होता है। भाई इतना छोटा सा बच्चा है ये, 2 साल का बच्चा, आप ही बताओ सही से 2 साल का बच्चा पापा, बाबा, मम्मा, नाना, दादा, बाबा ये वर्ड से थोड़ा थोड़ा बोलने स्टार्ट कर देता है, चलना फिरना स्टार्ट कर देता है, थोड़े थोड़े से जो है वर्ण, थोड़े थोड़े से शब्दों का उच्चारण करता है बहुत हल्के फुल्के। तो कहाँ पर ये संरक्षण कर पा रहा है क्रमबद्धता? बताओ क्या यहाँ पर बच्चा पूरी ABCD सीख लेता है क्रम से? क्या पूरी यहाँ पे काउंटिंग सीख लेता है? क्या पूरे टेबल से सीख लेता है क्रम से? ओके नहीं ना, तो ये गलत हुआ। अब ये सेकंड है। अब इसकी बात करते हैं सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी स्टेज यहाँ पे होती है 2 से 7 साल की। तो पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था है इसमें निगमनात्मक तर्क का मतलब होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो चीज़ हमारे सामने दिखाई भी नहीं दे रही वो भी हम अमूर्त तरीके से उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो बताइए क्या 2 से 7 साल का बच्चा यहाँ पे मैथ्स में इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो अमूर्त चीज़ों को यहाँ पर करने लगता है? बताओ क्या वो इतने हार्ड क्वेश्चन करने लगता है इस स्टेज में? नहीं ना, ये भी रॉन्ग हुआ। अब थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तर्क का मूर्त समस्याओं पर प्रयोग होने लगता है। तो हमारा यहाँ पे C ऑप्शन राइट है और इसकी स्टेज होती है 7 से 11 साल के बीच। ओके जी हाँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर देता है। मूर्त चीज़ें यानी कि देखी हुई, जो देख कर जैसा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ऐसे अनार तो दिखा हुआ है अनार, अगर पूछे अनार कैसा होता है तो उसने अनार के बारे में पढ़ा हुआ है, उसके दिमाग में अनार की जो पिक्चर है वो भी जो है फिक्स फील्ड हो जाएगी कि हाँ अनार ऐसा होता है, लाल दाने होते हैं, और वो उसका चित्र भी बना देगा और अगर कहीं पर वो दिखा तो आपको बता भी देगा ये अनार है। तो धीरे धीरे वो तर्क वितर्क और मूर्त समस्या पर प्रयोग होने लगता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन डी ऑप्शन भी गलत है। कह रहा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा बात करें यहाँ पर 11 से 18 साल का जब बच्चा हो जाता है तो पूरा किशोर अवस्था में चला गया भैया। इस टाइम पे तो बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस अवस्था में प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत ही होती है, जीववादी सोच होती है। जीववादी सोच ये होती है कि जब बच्चा छोटा सा नन्हा प्यारा सा होता है और उसके हाथ में खिलौना दिया हुआ होता है, और खिलौना की अगर मानो कि लड़की है और गुड़िया उसे दी हुई है हाथ में और उसकी टांग टूट गई, हाथ टूट गया, गर्दन धर अलग हो गई, तो क्या कहती है, मम्मा देखो तो जरा मेरी यहाँ पे गुड़िया टूट गई है, मर गई, इसे जोड़ो, इसे जिंदा करो, मैं रो रही हूँ, इस तरह से। ठीक है, कुछ सामान गिर जाता है, हाँ ये चेयर गिर गई, ये पेन गिर गया, इसको चोट लगी है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन सी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग स्थगित अनुकरण में नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे के आधार पर संज्ञान बढ़कर संसार को करने की ओर ले जाती है। मानसिक प्रतिनिधित्वता है, अनिच्छिक क्रिया की स्कीमा है, अनुबंधन है, वस्तु स्थायित्व। अनुबंधन की बात ये नहीं करते हैं, वस्तु स्थायित्व, मानसिक, अनिच्छिक क्रिया की स्कीमा, तो ये 3 शब्द हैं। आइए इन्हें देखते हैं। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग देखो स्थगित अनुकरण है, यानी कि बच्चा स्टार्टिंग में कैसे सीखता है, दूसरों को देखकर ही तो सीखता है। जब बच्चे को उसके घर फैमिली में परिवार मम्मा स्पेशली कहते हैं कि देखो ये डॉग है, ये जो है ये खाना है, ये फ्रूट्स है, ये एप्पल है, ये बनाना है, इस तरह बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। उसके अनुकरण करके खेल करने की क्षमता के थ्रू बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण के आगे के आधार पर बात कर रहे हैं, संज्ञान बढ़कर संसार को करने की ओर ले जाती है। तो अब देखो, अगर बच्चा कुछ भी सीखेगा, दूसरे को बच्चा देखकर सीख रहा है, दूसरे के खेल को बच्चा देखकर खेल रहा है, दूसरों के साथ उसी तरह खेल रहा है जैसे वो उसे खिलाना चाह रहे हैं, ओके, देख देख कर सारी क्रियाएं कर रहा है, तो इसमें क्या चीज़ वो अपने यहाँ पर जो है इन्वॉल्व कर रहा है, मानसिक। अरे भैया वो अपनी मस्तिष्क का है तो यूज़ कर रहा है बच्चा, अपनी मस्तिष्क का, अपनी मानसिक प्रतिनिधित्व बना रहा है इस चीज़ को सीखने में। अब पहले आप ही बताओ, हम दुनिया में आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो हम जब कुछ ना कुछ सीखेंगे तो हम उसमें अपने मानसिक का, अपने दिमाग का ही तो यूज़ करेंगे भैया। तो इसलिए मानसिक प्रतिनिधित्वता यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा। यानी कि आप अनुकरण करें या फिर आप खेल खेलें, आप बच्चों के साथ खेलें या फिर कुछ भी एक्टिविटी करें आप, और एक्टिविटी करते करते आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क से ही तो रिलेटेड हैं। ओके, नेक्स्ट है, माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह जो है प्राधिकारकों के थ्रू लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। तो यह कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है? उत्तर संक्रियात्मक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व संक्रियात्मक या फिर पूर्व पारंपरिक? तो यहाँ पे बात करते हैं हम कोहलबर्ग, जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत देते हैं और इन्होंने 3 चरण बताए हैं। 3 चरण जिसमें कि पूर्व पारंपरिक, फिर उत्तर पारंपरिक, फिर पारंपरिक, इस तरह से। ओके, और इसके 6 उपचरण हैं, इन 3 के 2 यहाँ पे उपचरण भी है। ओके, जो कि कोहलबर्ग ने दिए हैं। और माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है, बाहर के कारकों से होता है, बाहरी चीज़ों से होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये माहिरा मानती है। और वह प्राधिकारकों के थ्रू लागू किए गए नियमों को स्वीकारती भी है। यानी कि मानव की समाज ने जो यहाँ पे नियम्स बनाए हुए हैं, जैसे कि चोरी नहीं करना, अगर आप चोरी करेंगे तो कानून की सज़ा होगी, दंड दिया जाएगा। तो ये रूल्स हैं, ये बाहरी जो है कारकों के थ्रू बनाए गए हैं, समाज ने यहाँ पे बनाए हैं। अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, किसी का खून करते हैं, तो आपको सज़ा होगी, जेल में जाओगे, तो ये भी बाहरी कारक ही हुआ आपका। अगर कोई अच्छा कार्य करता है यहाँ पर, ठीक है, वो भी बाहरी कारक से रिलेटेड हो जाएगा कि देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा कार्य करता है, देखो तो वो यहाँ पे पुलिस वाला बन गया, देखो वो दरोगा बन गया, देखो वो बन गया, वो बन गया, फलाना ढिमकाना। तो ये भी बाहरी कारक से आप प्रेरित हो रहे हैं कि समाज में क्या सही है और समाज के अंतर्गत क्या गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर कोहलबर्ग के थ्रू पूर्व पारंपरिक चरण के अंतर्गत रखी गई है। एस्थेटिक नेक्स्ट है क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बात करें, संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख रीजन क्या है? अनुकरण करना, संगठन करना, सामाजिक अंतःक्रिया करना या फिर अनुकूलन करना? तो यहाँ पर हम बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो है, आपको पता है यहाँ पर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो है कैसे सीखता है? लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा अपने समाज, अपनी संस्कृति के साथ जब तक, मानो एक बालक है यहाँ पे, मानो आप 10, 20, 15 साल के इतने हैं एस्थेटिक, या फिर 5 साल के, आप जितने भी हैं, ठीक है, तो आपसे भी मैच्योर आपके सामने जो है 1-2 बंदा खड़ा हुआ है
जो कि आपसे मैच्योर है, आपसे ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, या फिर कह सकते हैं जैसे हम नॉर्मल सी भाषा में कि आपका सीनियर है, आप उसके जूनियर है, तो उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज हो सकती है बिल्कुल। तो आप जब से बातचीत करेंगे, वो आपसे बातचीत करेगा, तो आपको उसकी बातचीत करने का तरीका, नज़रिया, बोलने का विचार, क्षमताएं, सारी चीज़ें उसकी पता चलेगी कि हाँ ये बंदा किस तरह से बातें करता है, किस तरह से नहीं, कैसे बोलता है, कैसी बातें करता है, ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे इस तरह से जब हम देख कर, और जब हम अपने सीनियर से बात कर रहे हैं तो उन्हें जब हमसे ज़्यादा नॉलेज है तो उनसे भी तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉलेज मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी ओबियसली, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। देखो, यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, किसके थ्रू प्रस्तावित किया गया है, वाइगोत्स्की के, पियाजे के, गार्डनर के, या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग के थ्रू यहाँ पे, ठीक है। तो संज्ञानात्मक भाषा, देखो आप कहेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो जीन पियाजे देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही है। यहाँ पर कह रहा है यह विचार, ध्यान से, यह विचार कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को, किसको, भाषा संज्ञानात्मक विकास को, स्टार्टिंग में भाषा भी लगा हुआ है, और अगर कहीं पर भी भाषा की बात होती है तो वहाँ पर तो हमारे भैया वाइगोत्स्की साहब जी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की यही कहते हैं बच्चा भाषा पहले बच्चा भाषा ही सीखता है, फिर बाद में विचार उत्पन्न होते हैं। और जीन पियाजे क्या कहते हैं कि पहले विचार उत्पन्न होते हैं, फिर बाद में भाषा सीखता है बच्चा। इनका दोनों का ना अपोजिट है, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है ना। अगर इस तरह चलेगा ना एक बंदा, तो दूसरा इस तरह चलेगा। तो वाइगोत्स्की और जीन पियाजे डिफरेंट बातें करते हैं, ओके, डिफरेंट बातें बताते हैं। तो वाइगोत्स्की ये कहते हैं नहीं, पहले भाषा आएगी उसके माइंड में, फिर विचार उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो ये शब्द किसका है यहाँ पे, यानी कि ये जो सिद्धांत है किसका है, ये प्रतिपादित किया है यहाँ पे वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बात करें, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, अनुकूलन है, सजा है, रटकर है, या फिर सांस्कृतिक ऊपर। आपको पता है अनुकूलन शब्द इसका जीन पियाजे यूज करते हैं, और सजा, दंड, सजाएं कोहलबर्ग का शब्द है। वैसे भी सजा निगेटिव है, रटाफिकेशन करना सीटेट का निगेटिव टैग वर्ड से। हाँ, देखो संस्कृति शब्द मिल गया, बिल्कुल संस्कृति। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन से, और ऑप्शंस में सामाजिक संस्कृति से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आपको दिखे तो फटाक से आंख मीच के लगा देना, 100% आपका बिल्कुल राइट होगा कि यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरण बेस्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि और ऑप्शंस की तो बात ही